साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपको अपने डोमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम भारतीय संविधान की अगली कड़ी अर्थात भाग 3 के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 1 एवं भाग 2 के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग भाग 3 के बारे में समझेंगे। देखिए, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अर्थात मूल अधिकार जिन्हें हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उनका वर्णन है। कहा जाता है या माना जाता है या जो लिखित साक्ष्य हैं उसके आधार पर ये वर्णित है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा विवादास्पद खंड ये था, जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हुई थी संविधान सभा में। आपको पता है कि टोटल 38 दिवस इस पर खर्च हुए थे। ठीक है, कितने दिवस? 38 दिवस। क्यों हुए थे? क्योंकि ये मानव के अधिकारों से संबंधित चीज़ें थी। दूसरा, जो संविधान निर्माता थे वो कहीं न कहीं ये चाहते थे कि तत्कालीन समय में और उसके बाद जो आने वाले समय हैं, इन सबों में एक समायोजन बिठाते हुए कुछ ऐसी विधि विधान रखा जाए ताकि देश में समरूपता विकसित हो और नागरिकों के जो अधिकार हों आगे समय में भी सुरक्षित हों। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से तत्कालीन सारी परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए इसमें सारे खंडों को जोड़ा और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो तत्कालीन समय में और बाद में भी एक समरस भारत के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। अब देखिए, इसको समझेंगे कि ये आखिर होता क्या है, ये मूल अधिकार आखिर होता क्या है, इन्हें मूल अधिकार क्यों कहते हैं, या इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। हम बाकी चीज़ों को मूल अधिकार क्यों नहीं कह सकते। बाकी जो संविधान में जो धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं या जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनमें और इसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझिए कि ये मूल अधिकार इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये व्यक्ति के नैतिक एवं भौतिक विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। बाकी कानूनें अलग हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति नैतिक और भौतिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगा तो राज्य के लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्विघ्न रूप से भाग नहीं ले पाएगा। और जब वो नहीं लेगा तो इससे क्या होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूषित हो जाएगी, खराब हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं फिर वो पुरानी राज्य व्यवस्था में चली जाएगी। इसलिए ये अधिकार जो हैं वो व्यक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था में आने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। मोटा मोटी मान के चलिए कि ये वो अधिकार हैं जिनके बिना आज के मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण संभव नहीं है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि राजा सर्वोपरि होता था, दैवीय शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति सब उसी में विद्यमान होती थी। जो राजा बोल दिया वही सही होता था। कुछ उसके चट्टे बट्टे होते थे, धार्मिक गुरु वगैरह, वो अलग उनके लिए कुछ लिख देते थे। तो एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें राजा सर्वोपरि होते थे, समाज या लोग सेकेंडरी होते थे, नहीं भी होते थे। जब जागरूकता बढ़ी और धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था जब पनपने लगी तब ये सब चीज़ें आने लगी और लोग अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। फलस्वरूप एक विचारधारा विकसित हुई कि लोगों को कुछ अधिकार होने चाहिए जिसके अधीन वो अपने आप को सर्वांगीण विकास कर सके। और वो जो अधिकार हुए वही उन्हीं को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब एक सवाल उत्पन्न हो सकता है या आ सकता है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुई। तो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से तो अनादिकाल से थे, व्यक्तियों के अधिकार थे, लेकिन वो बहुत ही कम थे, न्यून थे या नहीं थे, लेकिन थे। आप विभिन्न धर्म ग्रंथों या राजकीय जो लेख होते हैं या वैसे बुक्स या वैसे किताब जिन्हें विद्वानों ने राजसत्ता या राजनीति के लिए लिखा है, उन सब में आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, हालांकि वो सूक्ष्म रूप से मिलेंगे। आधुनिक व्यवस्था में देखा जाए
इसके इतिहास का वर्णन कर रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं आपको आधुनिक व्यवस्था। आधुनिक व्यवस्था में सर्वप्रथम सबसे पहले 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन, इंग्लैंड में एक राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन। सबसे पहले उन्होंने अपने सामंतों को एक अभिलेख दिया, एक कागज का टुकड़ा दिया जिनमें उनके कुछ अधिकार वर्णित थे। उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा बोला गया। क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा। कब? 1215 में। किस राजा ने दिया? किंग जॉन। लिखित रूप से अपने सामंतों और जनता को दिया गया ये पहला अधिकार पर पत्र था, और यहीं से मानवाधिकार की जो लिखित व्यवस्था हुई वो शुरुआत हुई, विकसित हुई। तो इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये चीज़ आपको इसलिए बता दिए कि जब कभी आपको कहीं पर भी पढ़ा लिखा हुआ पढ़ने को मिले मैग्ना कार्टा, तो याद रखिए कि मैग्ना कार्टा वो पहला प्रपत्र था जो एक राजा के द्वारा अपने सामंतों और लोगों को लिखित रूप से दिया गया अधिकार था। उससे पहले सिर्फ मौखिक होता था। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरुआत हुई। अब धीरे धीरे सत्ता बढ़ते गई, लोकतंत्र बढ़ते गया और चीज़ें आती गई, तो ये विकास चलता रहा। फिर इंग्लैंड में, जैसा कि जानते हैं आधुनिक संसदीय व्यवस्था की जननी है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में ही 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया। क्या आया? बिल ऑफ राइट्स, यानी कि संसद के द्वारा लोगों को कुछ अधिकार दिए गए। क्या दिए गए? वो कौन है? ये सिर्फ ऐतिहासिक रूप से बता रहा हूँ कि आधुनिक संसदीय व्यवस्था में सब चीज़ें कहाँ से आई, एक मोटा मोटी खाका आपको। तो 1689 में क्या आया? बिल ऑफ राइट्स। फिर 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और वहाँ से लोगों को एक अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता वाला नारा आपने सुना होगा उसी समय। ठीक है ना? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन लिखित रूप से संसद के द्वारा किया। फिर 1791 में ही अमेरिका में संसद के द्वारा लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ठीक, नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड बिल ऑफ राइट्स। क्या रखा गया? यूनाइटेड बिल ऑफ राइट्स। ये शुरुआत पहले से हुआ था, फाइनली 1791 में आती आया। तो इस तरह से एक विकास के क्रम आते गया और फाइनली यहाँ जो है अमेरिकी संविधान जो है यहाँ से हमारे संविधान में आया। तो अगली परीक्षा में जब भी आपसे पूछे या इंटरव्यू वगैरह में, या इससे भी समझिए कि हमारा जो संविधान है मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे वहाँ से कट पेस्ट कर लिया गया, वहाँ से सीधे हम लोगों ने उठा लिया। ऐसी बात नहीं है। हमने उनकी अच्छी चीज़ों को उठाया और अपने सामर्थ्य, अपनी स्थिति और अपने जो व्यवस्था में जहाँ तक हम उसको ढाल सकते थे वहाँ तक ढाल करके उसको एक भारतीय रंग दिया गया। याद रखिए, सीधा सीधा कट पेस्ट नहीं, ठीक है ना। वहाँ का जो वो बिल माने अमेरिका का जो मौलिक अधिकार है वो निरपेक्ष है। हमारे यहाँ निरपेक्ष नहीं है, संसद उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है ना। इंग्लैंड में जो है वो संसद के अधीन है, संसद जब तक चाहेगी तभी तक मिलेगा आपको, संसद नहीं चाहेगी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ उसका जो अभिभावक है कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अर्थात संसद चाह कर भी पूर्णतः प्रतिबंध उस पर नहीं लगा सकती, ठीक है ना। ये सब बेसिक अंतर है, आगे समझेंगे। तो ये एक ऐतिहासिक क्रम रहा है वैश्विक स्तर पर,
किस स्तर पर? वैश्विक स्तर पर। इसी में एक चीज़ और समझिए, वैश्विक स्तर पर आपने समझा 1215 का बिल मैग्ना कार्टा, फिर 1689 बिल ऑफ राइट्स, 1789 डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, 1791 यूनाइटेड बिल ऑफ राइट्स। इसके बाद देखिए एक डेट याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948 UNO, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक मानवाधिकार की घोषणा की, जिसे सार्वभौमिक मानवाधिकार कहा जाता है। और उसने अपने सदस्य देशों को बोला कि भाई आप अपने संविधान में, अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करें। वो एक मोटा मोटी खाका दिया कि लोगों को ऐसी क्या कहते हैं, ऐसा वातावरण मुहैया कराएं जिससे समानता का प्रभाव बढ़े, जिससे जो असमानता बहुत ज़्यादा है वो घटे, लोग जो हों धार्मिक रूप से स्वतंत्र हों, अल्पसंख्यक जो हों उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि ताकि वो बहुसंख्यकों के दबाव में न आए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो कब किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए हम आप जो हैं वो वैश्विक मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यूएनओ ने वैश्विक मानवाधिकार या विश्व के सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा की। कब किया? 10 दिसंबर 1948। अब देखिए इसी समय हमारा संविधान भी बन रहा था, तो संविधान निर्माताओं ने इसे एक चुनौती और एक प्रेरणा के रूप में लिया, और उन्होंने इन सारी जो हमने ऐतिहासिक बातें बताई इन सब को साथ लेते हुए और फिर अपने स्वतंत्रता आंदोलन में जो उन्होंने अनुभव किया था वो सब के समाहित करते हुए मौलिक अधिकारों का निर्माण किया। तो हमने ये तो देखा वैश्विक स्तर पे। अब हमारे यहाँ क्या क्या समस्याएं थी, हमारे यहाँ ये कैसे विकास हुआ, इसको एक छोटा सा चीज़ में समझाता हूँ। नेहरू रिपोर्ट, देखिए 1909 के जो चुनावी अलगाव की घोषणा की गई थी या पार्लियामेंटो जो सुधार हुआ था, उससे हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए एक अलगाव का दरवाज़ा खोल दिया गया और उन्हें समझाया गया कि जो व्यवस्थाएं आ रही हैं उसमें यदि आप अलग नहीं होंगे तो आप नष्ट कर दिए जाएंगे या आप समस्या में आ जाएंगे। तो इन चुनौतियों को समझते हुए भारतीय जो तत्कालीन राजनीतिक लोग थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन्होंने एक व्यवस्था लाई। वो व्यवस्था नेहरू रिपोर्ट में थी। आप पूरा पढ़ेंगे तो समझेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ मौलिक अधिकारों से संबंधित बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, उस रिपोर्ट में कहा कि नहीं, हम अल्पसंख्यक, कमज़ोर लोग या वैसे लोग जो बहुत ही सूक्ष्म संख्या रखते हैं, उनके लिए अपने संविधान में, मतलब जब हम संविधान बनाएंगे तो हम विशेष प्रावधान देंगे ताकि वो सुरक्षित रहें और उनको किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक सामाजिक समस्या बहुसंख्यकों से नहीं होगी। बाद में 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रखा कि हम जब संविधान बनाएंगे तो हम अपने लोगों को फला अधिकार देंगे, ठीक है ना, जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन, उसके अलावा फिर क्या है कि समानता लाएंगे, है ना, बेकारी ख़त्म करेंगे, ज़मींदारी का उन्मूलन कर, इस तरह की चीज़ें वो जोड़े। अब कहिए कि ये सब चीज़ें क्या थी, तो तत्कालीन समय में ये सब चीज़ें जो थी कुरीति के रूप में हमारे समाज में बैठा हुआ था। उनको पता है कि उस समय में बेगारी प्रथा होती थी। बेगारी मतलब मुफ्त का काम करवाना। बहुत सारे लोग जो थे वो उनकी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती थी किसी ज़मींदार या साहूकार के यहाँ मुफ्त का काम करते हुए। छुआछूत की ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी मतलब हमारे यहाँ
सड़ा हुआ सिस्टम था कि कुछ वर्ग के लोग जो थे वो हाथ में झाड़ू लेकर चला करते थे, ताकि जिस रास्ते से जा रहे हैं वो पीछे झाड़ू देते चले गए, और वो जो रास्ता है जो शुद्ध हुआ उनके चलने से वो शुद्ध होते रहे। जो सार्वजनिक तालाब थे, कुएं वगैरह थे, उन पे कुछ समुदाय के लोग पानी नहीं पी सकते थे। क्यों? क्योंकि वह शुद्ध माने जाते थे। इस तरह से हमारा समाज सड़ा हुआ था, उसको सड़ा हुआ ही मान के चलिए। एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। कहानी का नाम है सवा सेर गेहूँ। कितना? सवा सेर गेहूँ। बहुत अच्छी कहानी है, कभी गूगल करके पढ़ सकते हैं। इससे आपको मोटा मोटी अनुमान लगेगा कि तत्कालीन समय में किस तरह की समस्याएं हमारे समाज में विद्यमान थी। हालांकि मैं एक साधारण सी चीज़ बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी समस्याएं थी। फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट पढ़ सकते हैं, हम लोग 10th में पढ़े थे। पंचलाइट पढ़िए, समझ में आएगा कि कैसे हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी, कि लोग एक दूसरे को किस नज़रिए से देखते थे। और भी सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। ये सिर्फ ये बताया आपको इसलिए कि आप ये समझ सकें कि उस समय जब ये संविधान बन रहा था तो हमारे यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं थी। आज जो हम समाज देखते हैं, वो जो समरस समाज का जो निर्माण हुआ है, वो उसी दिए गए मौलिक अधिकार और बनाए गए कानून के अधीन आगे यहाँ तक बढ़ा। यदि वो नहीं बनाए होते तो आज भी हम उसी स्थिति में रह रहे होते। ठीक है, तो भारतीय संदर्भ में देखें तो नेहरू रिपोर्ट, 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, और भी आगे बहुत सारी चीज़ें आती गई और जुड़ती गई, और इन सब को मिला करके हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये तो था ऐतिहासिक रूप से। अब देखिए, अब कहिए समझिए कि मौलिक अधिकार के जो कानून हैं और साधारण कानूनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है जो आपके मस्तिष्क में आ सकता है, या कहीं पर भी आप से पूछा जा सकता है कि साधारण कानून और मौलिक अधिकार के कानून या साधारण अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में क्या अंतर है। अंतर यह है कि जो भी साधारण कानून है उसका यदि उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट के साथ साथ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो साधारण कानून और मौलिक अधिकार के कानून में यही अंतर है। दूसरा, संसद यदि कोई कानून बनाता है और उसे साधारण कानून प्रभावित होते हैं तो आप उसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं कि भाई आपने ये कानून बनाया, ये जो पहले से कानून था ये थोड़ा सा प्रभावित होता है, आप इस पर क्या कर सकते हैं। कोर्ट ये देखेगा क्या है क्या नहीं है, कैसा है उसमें। लेकिन जब मौलिक अधिकार प्रभावित होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर सकती है। यानी कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो आपके इस अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए किसी भी अधिकार को हल्का सा भी न्यून कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब क्या कर सकते हैं, सीमा से बाहर है, कर सकती है, किया जा सकता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको देखेंगे कि हाँ ये उचित है या नहीं। यदि उचित है तब तो ठीक है, उचित नहीं है तो शून्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण कानून और मूल अधिकारों में यही अंतर है। मूल अधिकारों की जो गारंटी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और ये 2 अनुच्छेद होते हैं, याद रखिएगा, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। इससे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इससे आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन एक दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या है कि अनुच्छेद 32 के अधीन भारत क्षेत्र का कोई भी नागरिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक, और ये तभी जाएगा जब मूल अधिकारों से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन अनुच्छेद 226 से संबंधित जो कानून है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट जो है उस मामला को तभी देखेगा जब वो उसके न्याय क्षेत्र के अधीन आता है, या व्यक्ति जिस राज्य का है वहीं पे जाकर देख सकता है। मतलब कोई केरला का है तो केरला में ही, हरियाणा का है तो हरियाणा में। ठीक है, या जिस भी स्टेट में ये समस्या उत्पन्न हो रही है वहाँ का हाई कोर्ट देखेगा। किसके अधीन? 226 के अधीन। 226 और एक और व्यवस्था देता है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भी और कोई भी अधिकार आपके हनन होते हैं या और कोई भी समस्या आपको उत्पन्न होती है तो आप जा सकते हैं, देख सकता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे भारत क्षेत्र में मौलिक अधिकारों का हनन कहीं भी होता है तो उस पर वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा फलाना अधिकार हनन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी। ठीक है,
तो ये जो रीट निकलते हैं यही दोनों अनुच्छेद के अधीन निकलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा बताया अनुच्छेद 32 और 226 में अंतर। आगे और भी बताऊंगा, पहले सिर्फ मोटा मोटी आपको बताया कि अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 जो है हाई कोर्ट देखती है। हाई कोर्ट वही देखेगी जहां तक उसका अधिकार क्षेत्र है या जहां एक घटना घटी है। अनुच्छेद 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत से संबंधित देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब समझते हैं इसकी विशेषता। किसकी विशेषता? मौलिक अधिकार की विशेषता। ये आपको याद रखिए, हमने इसको दो पार्टों में बांटा है, ठीक है ना। एक में इसका मोटा मोटी खाका आपको बता दूंगा और दूसरे में इसके जितने भी अनुच्छेद हैं और जितनी भी कंडिकाएँ हैं वो सारा चीज़ बता दूंगा। तो अभी हमने इसके इतिहास के बारे में पढ़ा, वैश्विक और भारतीय। उसके बाद 32 और 226 में समझे अंतर। उसके बाद देखिए इसकी विशेषता। इसकी क्या विशेषता है? हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसकी विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे पहली जो विशेषता है कि ये न्यायोचित, ठीक है, न्यायोचित, अर्थात इस पर यदि आक्षेप आता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट इसको जो है वो देखेगी। और मान लीजिए कि कोई ऐसा विधानमंडल ने कानून बनाया है, संसद ने कानून बनाया है जो आपके मौलिक अधिकारों को नष्ट करती है या न्यून करती है, तो उसे शून्य घोषित कर देगा। ये पहली विशेषता है। दूसरा विशेषता क्या है कि संसद इसमें कटौती कर सकता है, ठीक है ना। संसद इसमें कटौती कर सकता है, लेकिन वो कटौती भी न्यायालय में प्रश्नगत होंगी। समझ रहे हैं ना, ये वो कटौती जो होगी वो न्यायालय में प्रश्नगत होंगे। न्यायालय यदि ये समझेगा कि हाँ ये कटौती ज़रूरी है तो मान सकता है। न्यायालय यदि समझ जाती है कि नहीं ये कटौती ज़रूरी नहीं है तो उसको फिर बोलेगी सरकार को कि नहीं आप ये कटौती नहीं हो सकती है, और वो जो कानून है वो ख़त्म हो जाएगा। अर्थात ये जो अधिकार हैं हमारे वो कटौती किए जा सकते हैं, लेकिन उसको न्यायालय के सामने रखा जा सकता है और न्यायालय उसको देख सकती है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि इसका निलंबन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निलंबन। कटौती बताया था ना दूसरा, इसका निलंबन किया जा सकता है। अब देखिए निलंबन को समझ लीजिए, परीक्षा में आपको निलंबन से पूछ सकता है। कटौती वगैरह तो है वो आपको इंटरव्यू में पूछेगा, या समझ के लिए बता रहा हूँ, लेकिन जो निलंबन होता है उसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत गौर से ध्यान रखिए। ये सब विशेषताएं हैं मूल अधिकार की। देखिए निलंबन जब होगा, कब होगा? तो जब राष्ट्रीय आपात लगता है या जब आपातकाल होती है या विपत्ति देश पर आती है, तो इस स्थिति में ये जो मूल अधिकार होंगे निलंबित हो जाएंगे, ठीक है ना। मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे, लेकिन किसको किसको छोड़ करके? 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है ना। 20 और 21 को छोड़ करके सारे अधिकार आपके निलंबित हो सकते हैं विपत्ति के समय में, आपातकाल के समय में। लेकिन एक शर्त और है उसमें, अनुच्छेद 19 से संबंधित जो अधिकार हैं तभी निलंबित होंगे। अनुच्छेद 19 से संबंधित जो अधिकार हैं तभी निलंबित होंगे जब बाह्य युद्ध या बाह्य आक्रमण हुआ, ठीक है ना। जब राष्ट्रीय आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगी है तब जाकर के अनुच्छेद 19 निलंबित होंगे। लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक विद्रोह के आधार पर आपात लगी है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे। 20 और 21 जो है किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे। ये 20 21 क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 19 जो है वो तभी निलंबित होंगे जब युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है, ठीक है। और आंतरिक विद्रोह के आधार पर यदि आपात लगाई गई है तो 19 भी निलंबित नहीं होंगे। बाकी हो सकते हैं लेकिन 19 निलंबित नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये थी कुछ विशेषता जो हमारे संविधान में इससे संबंधित। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे संसद जो है वो जो प्रतिबंध लगाएगी, मतलब कानून कटौती जो करेंगे हमारे अधिकारों में, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचा के से अलग नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। और जो मूल ढांचा है वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको परिभाषित किया और धीरे धीरे उसका दायरा भी बढ़ते जा रहा। अब समझिए इसको आगे। फिर
अब देखिए ये मूल अधिकार हैं कौन कौन, पहले इसको समझ लीजिए। तो यह पहला है अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा है अनुच्छेद 23-24, चौथा है अनुच्छेद 25 से 28, पाँचवा है अनुच्छेद 29-30, छठा है अनुच्छेद 31। ये निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। कब इसको बताएंगे आगे। सातवां है अनुच्छेद 32, इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए ये क्या है। सबसे पहले ये मैंने मोटा मोटी खाका बताया है, बाद में फिर इसका अलग अलग वर्णन करेंगे, हम लोग समझेंगे। तो अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार या समता का अधिकार। अर्थात इसमें वो अनुच्छेद हैं जो हमारे समाज में समानता को विकसित करते हैं। ठीक है, किसको विकसित करते हैं? समानता को विकसित करते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात ये हमारे भौतिक और नैतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। 29-30 क्या है? अल्पसंख्यक हितों हेतु या अल्पसंख्यक हितों का संवर्धन। अनुच्छेद 31-44वें संविधान संशोधन के तहत इसको निरस्त कर दिया गया है, संपत्ति के अधिकार से था। और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है ये? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है। ठीक है ना, बाबा साहब इसको बोले थे। इसी के अधीन जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है। अब देखिए इसको फिर से समझ लीजिए। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का, अर्थात इसमें वो प्रावधान है जो हमारे देश में समानता को सुनिश्चित करते हैं। अर्थात विधि विधान व्यवस्था के नाम पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं लाई जाएंगी जो हमारे देश में असमानता को बढ़ाए। ठीक है। दूसरा क्या है? 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात हमारे देश में भौतिक और नैतिक रूप से लोग स्वतंत्र होंगे, ये सुनिश्चित करता है। 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण कैसा? बलात्श्रम, बच्चों को गलत जगह काम करवाना, महिलाओं से गलत वृत्ति या गलत काम करवाना, इनसे सुरक्षित, इनसे क्या कहते हैं, माने सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको तो पता है कि हमारा देश एक धार्मिक देश है, साथ साथ ही बहुधार्मिक देश है। तो हर धर्म के लोगों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की गई है ताकि वो अपने धर्म को, अपने धर्म के अधीन जो क्रियाकलाप होती है उसको वो मान सकें, प्रचार कर सकें, प्रसार कर सकें और उसके अधीन अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। 29-30 अल्पसंख्यक हितों के लिए, मतलब जो हमारे यहाँ भाषाई धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों को विशेष ध्यान रखने के लिए इस अनुच्छेद में कुछ प्रावधान किए गए हैं। लेकिन संविधान में अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं, समझ रहे हैं, कोई परिभाषा अल्पसंख्यक की नहीं दी गई है, सिर्फ भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक लिखा गया है। और हाँ, इस जो अनुच्छेद हैं इसके अधीन उन्हें कोई विशेष प्रावधान या विशेष तवज्जो नहीं दी गई है कि आपको कुछ ज़्यादा लिफ्ट अप किया जाएगा, नहीं। उन्हें सिर्फ ये सुरक्षा प्रदान की गई है कि बहुसंख्यक हितों के कारण आपके जो हित हैं वो प्रभावित न हो जाए। ठीक है, यानी कि इस अनुच्छेद में ये प्रावधान रखे गए हैं कि उनका जो विकास हो बहुसंख्यकों के विकास के बराबर हो। ठीक है, ज़्यादा कम नहीं, किसी को ज़्यादा कम नहीं किया गया, वो सिर्फ बराबरी लाने के लिए रखा गया। अनुच्छेद 31 निरस्त, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये जो हैं यही मोटा मोटी जो अधिकार हैं। अब इसके बाद 3 और हैं।